अब स्प्रिंग पढ़ने के बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी हमें सवाल सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे और कुछ सवाल जो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने करे थे हम इससे भी कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रिक्शन में नहीं लग सकती। अगर सवाल में कहीं फ्रिक्शन है, वी कैन नॉट अप्लाई दिस। फ्रिक्शन के अलावा कोई भी सवाल होगा जहां पे फ्रिक्शन एब्सेंट है, वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आसानी से कर सकते हैं और ये वर्क एनर्जी थ्योरम से थोड़ा इजी पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, पहले ही लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं करेगी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या रहेगा, कांस्टेंट। डेल्टा चेंज, कांस्टेंट का चेंज कितना हो जाएगा, जीरो। भाई है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का चेंज कितना होगा, जीरो। मतलब डेल्टा एम जीरो का मतलब डेल्टा पी प्लस डेल्टा के क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब डेल्टा के इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा पी। एक का लॉस होगा, दूसरे का गेन होगा, इसका लॉस होगा, इसका गेन होगा। एक पैटर्न तो है ये करने का, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। एक का गेन दूसरे का लॉस, एक का लॉस दूसरे का गेन। मैं इसको प्रेफर करता हूं थोड़ा ज्यादा। डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस को अंदर भेज दो। माइनस वाली टर्म को हमने इधर भेजा, प्लस वाली टर्म को उधर भेजा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पे विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसी दूसरे पॉइंट पे। व्हाई? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में। अगर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एब्सेंट, जीरो। तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालेंगे। व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, और दोनों को इक्वेट कर देंगे और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। कैसा भी सवाल लोग कर लेंगे, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन। तो ये हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं COME, कम नहीं, COME। ठीक है, सवाल आपके सामने है। एक स्मूथ सरफेस दे रखा है, कुछ इस तरह का कर्व है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इससे रिलीज करा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये जाएगा ऐसे 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 ऐसे। जब ये सी पे पहुंचा तो आप सी पे स्पीड बताएं, स्पीड बताएं सी पे। तो क्या बी पे स्पीड निकालने की जरूरत है? नहीं। आप तो जब एनर्जी कंजर्व्ड है सिर्फ टोटल एनर्जी ले ए पे और उसको किसके बराबर कर दे, टोटल एनर्जी सी पे। बी पे निकालने की जरूरत क्या है, पूछा ही नहीं है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए पे विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सी पे। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए पे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सी पे। ए पे काइनेटिक कितनी है भैया, जीरो। पोटेंशियल कितनी है, mg। हाइट कितनी है भैया, 10 इज इक्वल टू उस पॉइंट पे हाफ एम वीसी का स्क्वायर प्लस mg। हाइट कितनी है सी पे, 3। इसको इधर भेजें, सी के लिए सॉल्व कर लें। भाई m से m गया, इसको उधर भेजें, g 10 माइनस 3 7, अंडर रूट लेके वीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देख ले भाई, ए पे और सी पे हमने मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा, 0 mg इंटू 10 mg इंटू 3 हाफ एम वीसी स्क्वायर, इसको उधर भेजा। यहां पे 10 माइनस 3 7, 7 टू कितना हो जाएगा 14 इंटू 10 140, अंडर रूट ले दें। तो वीसी की वैल्यू कितनी निकल के आई, अंडर रूट ऑफ 140 मीटर पर सेकेंड। किसी भी दो पॉइंट पे बस आप क्या कर दे, एनर्जी को कंजर्व। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या करा, इंक्लाइन प्लेन है स्मूथ, आगे एक नया अरेंजमेंट लगा दिया। एक स्प्रिंग थी, ये ब्लॉक नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, स्प्रिंग दिखी, स्प्रिंग को धक्का लगाया धक्का लगाया धक्का लगाया। स्प्रिंग को कब तक ये धक्का लगाता रहेगा, जब तक कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं हो जाता, या यूं कहें जब तक कि इस ब्लॉक की स्पीड कितनी नहीं हो जाती, जीरो। जब इस ब्लॉक की स्पीड जीरो हो जाएगी तब जाके ये ब्लॉक रुकेगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो आपको क्या करना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए की किसके बराबर करनी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल किस पे, बी पे।
ताकि आप ये मैक्सिमम एक्सटेंशन x निकाल सकें। ए पॉइंट पे स्पीड कितनी है 0, तो काइनेटिक 0। ठीक है, ए पॉइंट पे स्पीड कितनी है 0, तो काइनेटिक 0। इसके पास क्या रहेगी हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। बी पॉइंट पे स्पीड 0, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्या है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और x निकालना है तो कितना हो जाएगा √2 m g h बाई का के, किसका के बाई का के। आसान है काफी, सॉल्व करा अपन ने। ये नीचे देखो इस तरह से ये गया, वापस इसको अपन ने वैसे ही सॉल्व कर रखा है। बड़ा सिंपल है इसको सॉल्व करना, आसान है। किसी भी दो पॉइंट पे आप एनर्जी को क्या कर दें कंजर्व, क्या कर दें कंजर्व। वेरी इजी क्वेश्चंस। वर्क एनर्जी थ्योरम में तो सोचना पड़ रहा था, इसमें तो सोचना भी नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, अभी थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये अपना। पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, यहां से फेंका u, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h, मतलब इसकी हाइट कितनी पहुंच जाती है h। बहुत बढ़िया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल व्हेन इट वाज एट अ हाइट h/5 फ्रॉम द ग्राउंड। ध्यान से देखना, आपने फेंका किसी स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 0। तो बी पॉइंट पे बात करें, काइनेटिक तो कितनी है 0 और पोटेंशियल कितनी है mgh, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। ये भैया ये नोट कर लिया अपन ने, इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। ठीक है, अब पूछा है h/5, मतलब जमीन से कितनी हाइट पे h/5 पे। तो अब h/5 पे देखें कि यार h/5 पे अगर मुझे h/5 हाइट पे पोटेंशियल और काइनेटिक निकालनी है, इनका रेशियो निकालना है बेसिकली काइनेटिक का पोटेंशियल से, तो h/5 जब आपको जमीन से दे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही है mg इंटू h/5 कितनी है mg इंटू h/5। आप एक काम कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और इसके काइनेटिक एनर्जी और निकाल लें। क्या और निकाल दें काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से सुनना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए पे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बी पे लगा दिया। ए पे पता नहीं स्पीड कितनी होगी, v मान ले, या स्पीड भी क्या मानने की जरूरत है अपन को, तो काइनेटिक ही तो निकालनी है आपको। रेशियो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का निकालना है। पोटेंशियल आपको पता है mg इंटू h/5 है, तो काइनेटिक एनर्जी एट a प्लस md इंटू h/5 इज इक्वल टू, इस पॉइंट पर काइनेटिक कितनी है 0 और हाइट कितनी है h mgh। इसको उधर भेजेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी a का आ गया h माइनस h/5 दैट इज 4/5 mgh। अब रेशियो पूछा काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक आ गया, पोटेंशियल पता ही था, निकाल दे रेशियो, mgh से mgh जाएगा, 5 से 5 जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4:1। कितना आ जाएगा 4:1। हाइट h/2 भी दे सकता है, h/3 भी दे सकता है, काइनेटिक देके पोटेंशियल पूछ सकता है, पोटेंशियल देके काइनेटिक पूछ सकता है, और आपसे रेशियो भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है रेशियो। आप तो पॉइंट पढ़े अच्छे से और सॉल्व करें उसे। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, ये अभी अपने सामने एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को स्प्रिंग से अपन ने कनेक्ट कर रखा है 1000 न्यूटन पर मीटर। 1 किलोग्राम की बॉल को यहां ड्रॉप कर लिया। ये जो सिस्टम है ये मासलेस है, आइडियल सिस्टम है, हाइट h तक। फाइंड, आपको हाइट h करनी है। अगर स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना जाता है 10 सेंटीमीटर का, मतलब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.1 मीटर। हमको h हाइट फाइंड करनी है। जैसे आप इसको रिलीज करोगे, स्पीड 0, यहां पे आके टकराएगा, इसको बोलेगा हट, क्यों, क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गई v स्पीड। ये कब तक इसको हटाता रहेगा, जब तक कि इसकी स्पीड दोबारा से कितनी नहीं हो जाती 0। और इसने बोला कि भैया वो डिस्टेंस भी मैं तुमको बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, ये तो अपन को वो डिस्टेंस भी बता रहा है 0.1 मीटर। मतलब यहां तक बॉल आएगी, बॉल इस जो भी आपका यहां पे एक प्लेट लगा हुआ है, मासलेस सा प्लेट, उस पर आके टकराएगी और इसको कंप्रेस करती रहेगी जब तक कि इसकी स्पीड क्या नहीं हो जाती 0। ठीक है, हमको ये हाइट h निकालनी है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट A, ये एंडिंग पॉइंट B। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। ये आप रेफरेंस लेवल ले लो, इससे कितना ऊपर ये आया
एम जी इंटू एच प्लस 0.1। ऐसा यूनिट ले लिया, 10 सेंटीमीटर नहीं, अपन ने 0.1 मीटर लिया है, तो आंसर आपका मीटर में आ जाएगा। ठीक है, प्लस स्पीड कितनी है इसकी 0। और फाइनल पॉइंट पे, मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा, उस पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां पे दोबारा से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 0। दोबारा से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 0, वो पॉइंट बी है। तो स्पीड 0 हो गया, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन बचा सिर्फ हाफ के एक्स का स्क्वायर। एक्स कितना है इसका 0.1 स्क्वायर, इतना ही कंप्रेस करा है। सॉल्व करके हम कैपिटल एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए भाई, ये इनिशियल पॉइंट है, कितना नीचे ले जाके इसको अपन ने कंप्रेस कर दिया 10/100 मीटर या 0.1 मीटर। तो हमने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पे कर दिया, mg इंटू एच 10/100 हाफ के 10/100 का स्क्वायर, और फिर वैल्यूज पुट कर दिया। मास 1 दे रखा है, जी 10 दे रखा है, के की वैल्यू 1000 है। ये हो जाएगा 1/100, 00 से 00 गया, 2 से गया ये यहां पे 5। ठीक है, और इस तरफ देखिए आप कि इस 10 को मैं नीचे लेके आ जाता हूं, ठीक है ना, इस 10 को मैं यहां पे नीचे लेके आ जाता हूं, तो 5/10 ये कितना बन जाएगा 0.5, h प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.5, इस तरफ ले जाएंगे 0.4। आप खुद से सॉल्व करना, अगर आप बिना देखे सॉल्व करते हैं तो कभी कभी आपका आंसर सीधे 0.5 आ जाता है, क्योंकि आप क्या करते हैं 0.1 वाले को माइनस करना रह जाता है। 0.4 मीटर या 40 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। बड़ा ही बेसिक फंडामेंटल सवाल है, और इस तरह के सवालों में आपसे हाइट h की जगह ये कंप्रेशन भी पूछ सकता है, स्पीड यहां इस पॉइंट की भी पूछ सकता है। आपसे तो जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करें और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर इसको देते रहे। अगेन एक बेहतरीन सवाल, बड़ा ही शानदार सवाल, और कंसेप्ट एकदम सिंपल। ठीक है, जब भी एक चैप्टर से ज्यादा अगर आप कंसेप्ट लगा लेते हैं, जैसे इसमें थोड़ा सर्कुलर अपन मिला देंगे, तो सवाल बस थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। और डिफिकल्ट नहीं पड़ता, स्टेप्स बढ़ जाती, एक की जगह 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। एक स्प्रिंग थी जिसकी नेचुरल लेंथ है 7 मीटर, इसको आपने यहां पे एक छोटा सा रिंग रखा हुआ है, इस रिंग को आप ऐसे 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 खींचते 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 यहां ले गए, चुपचाप रखा हुआ था यहां पे, आपने यहां से पकड़ा और खींचते 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 ले गए यहां पे नेचुरल लेंथ पे था, और यहां पे ले गए और छोड़ दिया तो ये भग के वापिस आएगा। यहां पे ये जो रिंग है ये भग के वापिस आएगा। अ कॉलर बी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज कंस्ट्रेंट टू मूव, इसका जो मास है वो 2 किलोग्राम है, कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक। ये सारा कुछ हॉरिजॉन्टल पे हो रहा है, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 मीटर, इसकी रेडियस 5 मीटर दे रही है। द स्प्रिंग लाइंग इन द प्लेन ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, इसी ट्रैक पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, इज अनडिफाइंड व्हेन कॉलर इज एट ए, यहां पे नेचुरल लेंथ पे, हिंदी में बोलो नेचुरल लेंथ पे है। इफ द कॉलर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहां से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। अब स्पीड पूछने की जगह बी पे इसने नॉर्मल रिएक्शन पूछा। मैं तो बोल रहा हूं आप नॉर्मल रिएक्शन भूलें, आप तो ए पॉइंट पे स्पीड बता दें। मैं क्या बोल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी की किसके बराबर कर दें, काइनेटिक एनर्जी, या थोड़ा इधर लिख देता हूं जगह नहीं बची, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए के बराबर कर दें। बी की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ए पे बराबर कर दें, और आप तो स्पीड निकालें। क्या निकालें, स्पीड। फिर आगे अपन एक छोटा सा डायग्राम बना के नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन अपन निकाल देंगे, mv²/r, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं क्या कह रहा हूं, इनिशियली पॉइंट बी पे था, फाइनली पॉइंट ए पे आ गया, ठीक है। ये है 7 मीटर, रेडियस है 5, यहां पे 5, तो 7 + 5 7 + 5 12 और 5, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से लगा के मैंने ये डिस्टेंस निकाल ली 13, ये डिस्टेंस निकाल ली 13। तो एक्सटेंशन कितना हुआ, ये तो नेचुरल लेंथ है 7 और एक्सटेंडेड कितनी 13, तो 13 में से 7 गया, कितना बचा 6, तो इतना तो इसमें क्या आ गया एक्सटेंशन। तो अपन बी पॉइंट पे कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल सेम होने के कारण और इनिशियल स्पीड यहां पे कितनी 0 होने के कारण, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या रहेगा, स्प्रिंग एनर्जी, क्या रहेगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्सटेंशन का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, एक्सटेंशन का स्क्वायर। और जब पॉइंट ए पे आ जाएगा तो ए पे कुछ आ जाएगी इसके पास स्पीड, क्या आ जाएगी स्पीड, उसको आप स्पीड के बराबर कर दे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया, इनिशियल एनर्जी फाइनल के बराबर करा, इनिशियल कितना है भैया हाफ के एक्स स्क्वायर, फाइनल कितना है v,
और ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो ग्रेविटी वाली एनर्जी तो कोई आएगी ही नहीं ना सेम लेवल पे। तो हाफ mv², हाफ से हाफ गया, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, नीचे तक चल गया, वो हाफ से हाफ गया। यहां पे k की वैल्यू 200 है, x दे रखा है आपको 6, हाफ mv², और यहां से mv² की वैल्यू निकाली। आपके mv² की वैल्यू क्यों निकाली, ध्यान से देखें, जब वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, यहां पे इसकी स्पीड होगी, वो इस तरफ जाएगा तो नॉर्मल इस तरफ लगेगा, ठीक है, और है तो ये सर्कल, तो नॉर्मल क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल विल बी इक्वल टू mv²/r। नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mv। भाई आप देखें ना, ये रिंग है, जब ये भगता भगता इस तरफ आएगा तो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इससे टच होगा, जब इससे टच होगा तो इस तरफ नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल ही क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r। mv² की वैल्यू निकाल दी, r से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया नॉर्मल का। क्वेश्चन में ट्विस्ट बस इन 2 लाइनों का है, इन 2 लाइनों से उसने ट्विस्ट को क्रिएट कर दिया, नॉर्मल से। किससे, नॉर्मल से। नॉर्मल के पहले तो इजी था, स्पीड पूछता, मास की वैल्यू रखें, स्पीड निकाल लें। हमने स्पीड क्यों नहीं निकाली इस क्वेश्चन में, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, हमको नॉर्मल निकालना था, mv²/r। कैलकुलेशन जितनी मिनिमम हो उतनी करें। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक अच्छा सवाल लेते हैं, बेसिक सवाल। इस ब्लॉक को नेचुरल लेंथ पे है अभी ये दोनों स्प्रिंग। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू 2 स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 इज शोन इन द फिगर। ब्लॉक को यहां से डिस्प्लेस करा x और छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ोगे इनिशियल स्पीड 0, वापस से ये भग के आना चाहेगा यहां पे। जब ये यहां से x/2 पे बचा तो इसकी स्पीड बतानी, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज एट x/2 विल बी, ध्यान से देखें भाई, ये यहां पे सेंटर पे रखा हुआ है, मास m, ठीक है, इसका k1 इसका k2 है, तो ये लिख दिया k1 k2। अब इसको आपने क्या करा, इस पोजीशन से कितना डिस्प्लेस करा, x। एक में एक्सटेंशन आ गया, एक में कंप्रेशन आ जाएगा, k1 में एक्सटेंशन, k2 में कंप्रेशन मास m का। छोड़ोगे स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। इसका नाम दे दो आप a नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया b, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब ये यहां से x/2 पे होगा, किस पे होगा, x/2 पे, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सटेंशन कंप्रेशन, इसमें भी एक्सटेंशन कंप्रेशन, ये खींचेगा कितने से, अभी भी x/2 से, ये कंप्रेस हो रखा है अभी भी किससे, x/2 से, ये k1 और ये k2, पर इसमें तब तक कुछ ना कुछ स्पीड आ चुकी होगी। इसको छोड़ोगे, भागेगा इस तरफ, क्या करेगा, भागेगा, तो इसकी जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी में चल जाएगी। किसमें चल जाएगी, काइनेटिक। आपको v निकालना है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, काइनेटिक पोटेंशियल A की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल B के बराबर कर दें, ठीक है। ये A है और ये पोजीशन B मान लें। A पे कौन सी एनर्जी रहेगी, हाफ k1 x², हाफ k2 x², पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इक्वल टू हाफ k1 x/2 का स्क्वायर प्लस हाफ k2 x/2 का स्क्वायर प्लस हाफ mv²। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई में करके रख रहा हूं, इसमें भी x/2, इसमें भी x/2 और स्पीड यहां लिख देता हूं, हाफ k1 प्लस k2 इंटू x² विल बी इक्वल टू हाफ k1 प्लस k2 इंटू x/2 का स्क्वायर प्लस हाफ mv²। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आए, हाफ k1 प्लस k2, ये कितना है x², उधर से आएगा हाफ k1 प्लस k2 तो कॉमन, माइनस x²/4, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ से हाफ गया, m को इस तरफ भेज दो, इधर से m को मैंने इधर भेज दिया नीचे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और ये स्क्वायर हटा दिया तो ये पूरा का पूरा आप क्या ले लीजिए, अंडर रूट। इसको सॉल्व करने पे जगह नहीं बची थोड़ी सी, इस डायग्राम को मैं हटा देता हूं यहां से। v की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी अंडर रूट ऑफ
K1 प्लस K2 बाय का m। इसको सॉल्व करें, ये कितना आ जाएगा 3/4 x²। कितना आ जाएगा 3/4 x²। कोई गलती तो नहीं करी ना, K1 प्लस K2 बाई m लिख दिया, 3/4 x²। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बड़े आराम से अपन ने एनर्जी कंजर्व करते हुए उसकी x/2 पे, अगर वो x/8 बोलता x/8 लेते, x/10, कैलकुलेशन बढ़ जाती है अपनी, है ना। अभी x/2 दिया तो थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो गई, कम। आसानी से अपन ने इस सवाल को करा सॉल्व, ठीक है भाई। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में न्यूमेरिकल्स को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अगली न्यूमेरिकल की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह से है, यहां पे एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच्ड है, ए पोजीशन पे रखा हुआ है, रेस्ट पे। किस पे रखा हुआ है, रेस्ट पे। बी पोजीशन पे एक और ब्लॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है स्पीड वी से, ठीक है ना। इसको हिट करने के पहले एक पोजीशन है बी, जहां पे इसकी स्पीड कितनी है वी। जैसे ही इसको हिट करता है ये इससे स्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टिक, चिपक जाता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी फॉर विच स्प्रिंग जस्ट अटैच नेचुरल लेंथ। जैसे ही इससे अटैच्ड होगा ये m प्लस एम कितना बन जाएंगे 2m, और स्पीड कुछ तो होगी v डैश। तो ये वापस से जिस पोजीशन से नीचे आया था अपनी नेचुरल लेंथ से, सपोज इसकी नेचुरल लेंथ कुछ इतनी थी, आपने जैसे ही ब्लॉक अटैच कर दिया और ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, यहां पे आ गया मास m। ये जो एक्सटेंशन है x0, ये ब्लॉक कितनी स्पीड से आए ताकि ये इससे अटैच होके वापस से अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाए। किस पे आ जाए, नेचुरल लेंथ पे, ठीक है भाई। सबसे पहले आप फाइंड तो करें इसकी नेचुरल लेंथ x है कितनी। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले आप माने कि यहां से लेके यहां तक में इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी, x। अभी ये ब्लॉक अपनी रेस्ट पे है और नेचुरल लेंथ से कितना है x नीचे, या x0, कुछ भी मान ले। मास m है, नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लग रहा होगा kx। ए वाला रेस्ट पे रखा हुआ, ये मोशन में है रेस्ट पे, तो kx की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, kx की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। यहां से मुझे नेचुरल लेंथ की पोजीशन मिल जाएगी mg/k। एक तो मुझे x मिल गया, क्या मिल गया, x, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो यहां से कितनी नीचे है, x। अब उस x को अगर आपको फाइंड करना है तो मैंने क्या बोला, kx को mg के बराबर कर दो। इसने x की जगह x0 मान लिया अपन ने, ठीक है, एक ही बात है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये ब्लॉक आएगा इससे टकराएगा, टकराने के बाद इसकी कुछ स्पीड होगी, वो निकालेंगे अपन मोमेंटम कंजर्वेशन से। मोमेंटम कंजर्वेशन से स्पीड निकालेंगे। इनिशियल स्पीड कितनी है और फाइनल स्पीड कितनी है, 2m इंटू वी डैश मान लो, 2m इंटू वी डैश, ठीक है। m से m गया, v डैश की वैल्यू कितनी आ गई, v/2। तो भैया v डैश की वैल्यू कितनी लिख दी अपन ने, v/2, ठीक है। अब बात करें पोजीशन ये वाली, ये जो पोजीशन है आपकी a, इससे आप बात करें पोजीशन c की, जो कि x0 ऊपर है। कितना ऊपर है, x0। भाई यहां से लेके यहां तक, अगर आप इसके सेंटर तक मार्क करें, ये ऊपर वाला हटा दे, यहां से लेके यहां तक मान लीजिए कि कितना ये ऊपर गया, x0। x0 जो कि इसकी ऊपर जाने के बाद ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा, ये जो स्प्रिंग अटैच्ड है ये अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। इतना ऊपर भेजना है तो मेरे को पोजीशन ए पे और पोजीशन सी पे एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, ठीक है। और सी पे जस्ट पहुंचना चाहिए, मतलब सी पे स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। जस्ट पहुंचाना है, भगाना नहीं, जस्ट पहुंचाना है। तो अब ए की बात करें, ए पे एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ 2m इंटू किसका स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर। स्पीड कितनी है, v²/2 प्लस स्प्रिंग खिंची हुई है, कितनी है, हाफ k x0 का स्क्वायर। और जब ये दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे सी पे सिर्फ और सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि ऊपर आ गए। तो 2m, क्योंकि मास 2m है, 2m इंटू g इंटू x0, ठीक है।
ये मास यहां पे k, यहां पे m। एक काम करें, x नॉट की जो वैल्यू है mg/k यहां रख दें, यहां रख दें। ये 2 से 2 गया, यहां क्या बचेगा m। कैपिटली मान लीजिए, सबको ही है ना, एक ही m है, इसमें कोई अलग m है नहीं। ये v/2 का स्क्वायर था, तो mv² बाई यहां पे क्या आ जाएगा 4 प्लस हाफ k x नॉट का स्क्वायर। x नॉट कितना है mg/k, ये mg/k का क्या लिखा अपन ने होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 2mg इंटू एक्स नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं mg/k। ठीक है, इस चीज को उधर भेज दीजिए, यहां क्या बचेगा mv²/4 विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया 2m²g²/k, m²g²/k माइनस, इसको उधर भेज दीजिए, एक के से एक चल जाएगा, m²g² नीचे कितना बचेगा 2k। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो अपने पास क्या बचेगा, इस तरफ तो बचेगा mv²/4 और राइट हैंड साइड पे कितना बच जाएगा 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3 और नीचे की तरफ क्या है 2k, 3/2k m²g², 3/2k m²g²। एक m से एक m गया, एक 2 से एक 2 गया, 2 को उधर भेजे, v² की वैल्यू कितनी होगी 6mg²/k, तो v की वैल्यू हो जाएगी √6mg²/k। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है, 3 दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर 6mg²/k। तो इस तरह से आप स्पीड निकाल सकते हो। आप सवाल में देखिए, यहां पे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, पहले टेंशन इन द स्प्रिंग निकाला और फिर जाके अपन ने ए और सी पे एनर्जी को कंजर्व करा। सबसे पहले अपन ने यहां से एक्सटेंशन निकाला, एक्सटेंशन के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद यहां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करा। तो ये 2-3 स्टेप्स के थ्रू अपन ने न्यूमेरिकल को करा। न्यूमेरिकल डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए बन सकता है क्योंकि एक से ज्यादा चैप्टर्स में से चीजें उठा के उसमें रख दे, तो आपको तो बस सिंपल एक एक करके वो सारी स्टेप्स को फॉलो करना है और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला सवाल देखें, बड़ा बेसिक सवाल है, फंडामेंटल सवाल है। एनएलएम से पुली वगैरह अपन ने उठा ली, एक ब्लॉक लगा दिया यहां पे 4, एक 2 किलोग्राम का, स्प्रिंग का कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। द गिवन 2 ब्लॉक सिस्टम इज रिलीज, छोड़ दिया भाई, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। थोड़ा पास पास है, इसको दूर दूर मान ले, टकराएंगे नहीं है ना, टकराने से पहले सारा काम हो जाएगा। थोड़ा इस तरह से माने ये कि ये यहां पे 4 किलोग्राम है और यहां पे 2 किलोग्राम रखा हुआ है। ठीक है, टकराने वकराने का कोई सीन नहीं है, जमीन पे रखे हुए ये सब। ठीक है, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे रखे हुए हैं। और फाइंड स्पीड ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक, 4 किलोग्राम की ब्लॉक की स्पीड निकालनी है टू जस्ट लिफ्ट अप 2 किलोग्राम। जस्ट उठे, है ना, जस्ट उठे, जस्ट उठने के लिए भाई ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग में तनाव उत्पन्न होगा, टेंशन उत्पन्न होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा। और वो टेंशन कितना होना चाहिए कि ये 2 किलोग्राम उठ जाए? मैं बोलूंगा कम से कम टेंशन की वैल्यू मिनिमम 2g के बराबर तो होनी चाहिए। 2g से 0.1 भी ज्यादा होगा तो उठ जाएगा, पर एटलीस्ट जस्ट उठाने के लिए 2g के बराबर होनी चाहिए। तो टेंशन की वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी होनी चाहिए 2g। कितनी होनी चाहिए 2g। अगर टेंशन की वैल्यू 2g है तो ब्लॉक जस्ट उठने की कंडीशन में होगा, जस्ट उठने की कंडीशन में। अब मान लीजिए कि इस 4 किलोग्राम के ब्लॉक को उसको उठाने के लिए x नीचे आना पड़ा, थोड़ा बहुत आना पड़ा। वो डिस्टेंस कितनी है x। ये पोजीशन कुछ a है, a पोजीशन से वो b पोजीशन तक आया, x नीचे। ठीक है, तो बताओ स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ x। तो स्प्रिंग में टेंशन कितना हुआ kx के बराबर। स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हुआ kx के बराबर, और kx t 2g के बराबर है। kx t के बराबर मतलब kx की वैल्यू किसके बराबर करनी पड़ेगी 2g। kx की वैल्यू किसके बराबर करनी पड़ेगी 2g। ठीक है, और मैं कह रहा हूं जब ये e पोजीशन पे था तो थोड़ी हाइट पे था, जब ये b पे गया तो b पे आते आते इसकी कुछ स्पीड हो गई होगी v। ठीक है, और स्प्रिंग में जब ये नीचे आएगा एक्सटेंशन हो गया होगा। तो जब आप लिखेंगे टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b,
तो ए पे तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ए पे तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और बी की बात करें, बी पे स्पीड भी रहेगी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। दोनों को इक्वेट करें और आंसर निकालें, और टेंशन की वैल्यू 2g, टेंशन की वैल्यू kx, वहां से आप kx इक्वल टू 2g भी निकाल सकते हैं। देखिए भाई, मान लीजिए ये x नीचे आया, ये पोजीशन अपन ने क्या बोल दी a, ये पोजीशन अपन ने क्या बोल दी b। तो सबसे पहले टेंशन की वैल्यू को अपन ने kx के बराबर करा और इसको अपन ने किसके बराबर करा, 2g के। तो 2g इक्वल टू kx, और क्वेश्चन में k कितना दे देगा आपको, 100, तो 100 के बराबर करा, 2 से ये गया 50 को नीचे भेजेंगे 0.2 आ जाएगा, या डायरेक्टली आप एक काम करिए, इधर 20/100 0.2 मीटर आ गया। और टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, ए पे टोटल एनर्जी बी के बराबर कर दे। अब ए पे क्या क्या है, mgh, ये x नीचे आ गया ना, x ऊपर है, mgh इज इक्वल टू बी पे, बी पोजीशन पे ये नीचे आ गया, एक तो स्प्रिंग में खिंचा हुआ आएगा और एक इसकी स्पीड आएगी, हाफ k x स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर। ये तो उसको जस्ट उठाना है, इसमें स्पीड नहीं आएगी, इसको जस्ट उठाना है अभी, तो स्पीड केवल 4 किलोग्राम में आएगी। ठीक है, अब g की वैल्यू 10 ले लीजिए, x आपने निकाल ही लिया, 4.2 को रखेंगे 2/10, इससे ये गया 4 2 8 आ गया, हाफ 100, x की वैल्यू 2/10 प्लस 2v स्क्वायर, इससे ये गया 2 टाइम्स। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे अपन, यहां पे नीचे 100 आएगा, 100 से चल जाएगा, 4 आएगा, 4 से ये जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो इसको इधर बचेंगे 6/2 अंडर रूट में, क्योंकि ये v स्क्वायर है, तो v की वैल्यू आ जाएगी √3 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी, √3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप इसकी स्पीड की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यह है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का बेहतरीन सवाल। यहां पे अपन ने एक कंसेप्ट अप्लाई करा कि किस पर्टिकुलर टेंशन पे ब्लॉक उठ जाएगा, उसकी स्पीड की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। इस तरह से अपन ने इस सवाल को करा। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट समझ में आया, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये चेन वाला सवाल है, और ये चेन वाला सवाल आपने पहले भी करा था, तो इसको तो आपको खुद से करना चाहिए। चेन इस पोजीशन पे रखी हुई है, आधी हवा में है, यूनिफॉर्म मास एम लेंथल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहां से रिलीज कर दिया ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, वेलोसिटी ऑफ द चेन एट द इंस्टेंट इट कंप्लीटली कम्स आउट ऑफ द टेबल। ये जब पूरी की पूरी चेन कहां आ जाए, बाहर, पूरी की पूरी चेन नीचे आ जाए, तब आपको इसकी स्पीड बतानी है। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आपको क्या करना है, चेन का स्पीड बताना है कि इस पॉइंट पे जब ये निकल जाएगी स्पीड कितनी है। ठीक है, इस पोजीशन को बोल दो आप ए, इस पोजीशन को बोल दो आप बी। इनिशियल फाइनल की जगह अपन ए और बी बोल देते हैं, खेल खत्म। एक काम करते हैं, टोटल एनर्जी ए की टोटल एनर्जी बी के बराबर कर देते हैं। टोटल एनर्जी ए की किसके बराबर कर देते हैं, टोटल एनर्जी बी पे। ए पे वो चलना स्टार्ट होता है, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, और मैं इसी लाइन को रेफरेंस लाइन लेता हूं। क्या लेता हूं, रेफरेंस लाइन। अब आप देखें, रेफरेंस लाइन के नीचे कितना पार्ट है, आधा। रेफरेंस लाइन के नीचे कितना पार्ट है, आधा, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/2। भाई आधा तो रेफरेंस लाइन पे, नीचे कितना है, m/2, और मैंने कहा कंटिन्यूअस मास का सारा मास सेंटर पे माना करें, तो L/2 का आधा कितना हो जाएगा, L/4। यहां पे रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास। क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास। तो और नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी -mgh। m कितना है, m/2, आधी है रस्सी, g है, और हाइट कितनी है इससे नीचे की तरफ, L/4, इसलिए माइनस लगाया। mgh, m कितना है, m/2, g, और ये कितना है, L/4। बढ़िया, इज इक्वल टू, एक तो इसकी स्पीड हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी क्योंकि नीचे है। अब सारा का सारा मास हवा में है, तो इसका मास सारा का सारा किस पे मान सकते हो आप, सारा का सारा मास मान सकते हो उसके सेंटर पे। किस पे मान सकते हो, सेंटर पे, -mg/L/2। कितना, mg/L/2। इसको उठा के इधर लेके आए, mg
L/2 माइनस mg/L/8 इज इक्वल टू हाफ mv²। थोड़ी मेहनत लगेगी, एलसीएम लेंगे, इससे जाएगा 4 में से 1 गया 3 mgl इज इक्वल टू हाफ mv²। m से m गया, इससे ये गया 4, यहां से सॉल्व करके v निकालेंगे अंडर रूट 3/4 gl। देख चेक कर लीजिए, 2 से 2 गया, 2 से ये 8 गया 4 टाइम्स, 3gl/4, v इज इक्वल टू कितना आ गया 3gl/4। इस तरह से हमने सवाल करा बेहतरीन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। किसका करा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। बहुत फंडामेंटल सवाल है, पहले भी अपन ने चेन वाला करा था, कुछ वैसा ही है। रेफरेंस लेवल मान के नीचे की तरफ अपन पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव मानेंगे। क्या मानेंगे? नेगेटिव। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगले सवाल में हमने क्या करा, एक पेंडुलम मास m को एक रस्सी से लगा के थीटा एंगल पे ले गए और रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज करने के बाद ये भागेगा नीचे की तरफ। कौन बुलाएगा इसको? ग्रेविटी। क्या बोलेगी? आ, और उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा इसकी हाइट कम हो जाएगी। देखिए यहां पे एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर डाला, ये कुछ हाइट है, रिलीज करा, स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। जैसे ये नीचे की तरफ भागेगा इसकी हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। अब भाई वो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई वो कहां गई? जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई वो कहां गई? वो सारी की सारी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चल जाएगी। तो कुल मिला के आपको बी पे स्पीड पूछा है इस मास m का, तो सिंपली करना कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी a की टोटल एनर्जी b के बराबर कर दें। a पे सिर्फ हाइट है mgh, और b पे अगर b को आप रेफरेंस मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं? रेफरेंस। b की रेफरेंस से a कितना ऊपर है? h। तो b के पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी? स्पीड, क्योंकि b को तो आपने क्या मान लिया? रेफरेंस लेवल। हाफ mv²। इससे हाइट नापी, इससे, तो यहां पे केवल और केवल क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। और बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। m से m गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। बट टास्क ये है कि ये हाइट निकालें, तो इस ट्राइंगल की हेल्प से ये हाइट अपन को निकालनी है। पूरी लेंथ में से इतनी सी लेंथ माइनस कर दें, पूरी लेंथ में से इतनी सी लेंथ माइनस कर दें, ये आपकी बची हुई हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये वाली हाइट को आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये जो ट्राइंगल है ये L है, ये थीटा, तो इतनी सी दूरी कितनी हो जाएगी? L cos थीटा। तो ये बची हुई डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये बची हुई डिस्टेंस जो h है वो निकालेंगे, टोटल लेंथ में से इसको माइनस कर दें, L माइनस L cos थीटा। इससे ये क्या आ जाएगी? आपकी हाइट। क्या आ जाएगी? हाइट। ये जो डिस्टेंस है भाई टोटल में से इसको माइनस कर दें, हाइट आ गई। फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे आपने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखें, इस पॉइंट पे रहेगा हाइट mgh, इस पॉइंट पे रहेगा स्पीड हाफ mvb²। m से m गया और vb की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2gl, और h की वैल्यू कितनी है? L माइनस L cos थीटा। तो h की वैल्यू को अपन ने लिखा L माइनस L cos थीटा, 2 को उधर भेजा, ये आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया 2gl। L आपने कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। क्या निकाल लिया? कॉमन। कितना आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के सवाल को आसानी से कर सकते हैं। वर्क में हमने 2 तरह के वर्क पढ़े, एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा और एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा। ठीक है, फिर अपन ने कुछ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा, और हमने एनर्जी पढ़ी। एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, वर्क एनर्जी थ्योरम देखा, फिर अपन ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, चाहे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, चाहे स्प्रिंग की बात करें, चाहे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखा। अब चैप्टर के तीसरे पार्ट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं पावर। कौन सा वर्ड? पावर। व्हाट इज पावर? पावर से आप क्या समझते हैं? शक्ति। बिल्कुल, वो जो ताकत अपन शक्ति जिसे बोलते हैं उसे अपन पावर कहते हैं। ये अपना डे टू डे लाइफ में मतलब होता है। ठीक है, हमको पता है वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए रहती है। हमने कुछ खाया वगैरह, एनर्जी मिली, अब अपन ने वर्क करा। अब वर्क करने की जो रेट है
जैसे दो बच्चे खड़े हैं नीचे भैया, सीढ़ियां चढ़नी है 100, कितनी चढ़ रही है 100। अब पहला वाला चढ़ता है 5 मिनट में और दूसरा वाला चढ़ता है 10 मिनट्स में, तो कौन जल्दी चढ़ा? 5 मिनट्स वाला। तो उसकी जो वर्क दोनों को सेम करना था, 100 स्टेयर्स चढ़नी थी, पहले वाले को भी 100 सीढ़ियां चढ़नी थी, दूसरे वाले को भी 100 सीढ़ियां चढ़नी थी। और कौन जल्दी चढ़ता है उसमें ताकत ज्यादा होती है, कम समय में ज्यादा काम जो कर सकता है उसकी पावर क्या रहती है? ज्यादा। 100 पेजेस लिखने हैं, पहला लिखता है 1 आवर में, दूसरा लिखता है 10 आवर्स में, किसकी पावर ज्यादा होगी? जो कम समय में ज्यादा काम कर सके। तो बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर क्या होती है? किस रेट से आप वर्क को कर रहे हो। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, हम पावर की बात करना चाह रहे हैं। किसकी बात करना चाह रहे हैं? पावर की। पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज रेट एट विच वर्क हैज बीन डन। किस रेट से, किस दर से आप वर्क को कर रहे हो, उस रेट को अपन क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, पावर में अगर आप एवरेज पावर की बात करें, कितना टोटल कार्य करा, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन टू डू वर्क डन अपॉन डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? इस वर्क डन करने में कितना समय लिया। ठीक है भाई, वर्क डन तो अपन पूरे चैप्टर में देख चुके हैं। सिंपली आपको क्या करना है? टाइम से डिवाइड। तो बेसिकली आपने जितने भी सवाल करे, अगर उस हर सवाल में आपको टाइम दे दिया जाता तो आप पावर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। पावर को नया कोई कैलकुलेट नहीं करना है। किसी चीज को उठाना है, mgh डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में उठाया। वो जो टाइम है, जो भाई वर्क को टाइम से कोई लेना देना नहीं था। वर्क था भाई उठाना है, आप धीरे धीरे उठाओ, फटाक से उठाओ, कैसे भी वो उठाओ। और इस केस में देखें, टाइम से डिवाइड करने के बाद किस रेट से उसको उठाया गया, उसे अपन क्या कहते हैं? पावर। एवरेज पावर क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम। कितना वर्क करा अपॉन कितना टाइम करा। दूसरा है इंस्टेंटेनियस पावर। पहला तो क्या हो गया आपका? एवरेज पावर। दूसरा है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत छोटा सा टाइम। ठीक है, जो dw बाई dt। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F.R अपन ने यहां रखा। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, धक्का देके बाहर निकाल लो, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? R का। व्हाट इज dr बाई dt? V। तो F.V। बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गया? फोर्स और स्पीड का, या फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और वेलोसिटी का क्या हो गया? डॉट। ठीक है, F.V। तो एक हो गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर और दूसरा आपका हो गया एवरेज पावर। एवरेज पावर टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम टेकन इन डूइंग दैट वर्क। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया आपका? इंस्टेंटेनियस पावर, F.V। क्या डॉट V? F.V। अब कहां पे कौन सा अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सवाल अपन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। अगर ड्यूरेशन की बात करें, गो फॉर एवरेज पावर। अगर किसी मोमेंट की बात करें, गो फॉर इंस्टेंटेनियस पावर। किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात करें तो उसमें इंस्टेंटेनियस पावर अपन इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? आप ये बात करें कि एक ब्लॉक है, मास m का, फोर्स लग रही है किसी एंगल थीटा पे, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स कौन सा हेल्प करेगा पावर में? जो स्पीड की डायरेक्शन में हूं। इधर कौन सा है भैया? F cos थीटा। क्योंकि परपेंडिकुलर वाला तो कुछ फर्क डालेगा नहीं। ये जो परपेंडिकुलर वाला है F sin थीटा, ये तो कुछ फर्क डालेगा नहीं। जो उसकी डायरेक्शन में होगा वही, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, वही कंट्रीब्यूट करेगा पावर के लिए। किसके लिए? पावर के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना। वर्क अपॉन टाइम, जूल अपॉन सेकेंड, वॉट। क्या हो गया? वॉट। कैपिटल W से इसको आप शो कर सकते हैं, वॉट। और ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है अपना। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट। ये कार वगैरह में यूज होता था पहले और अभी भी काफी प्रचलित है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको हॉर्स पावर भी दे सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको HP कहते हैं। 1 HP ये किसके बराबर हो जाएगा? 746 वॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमने समझा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। थोड़ी सी थ्योरी और देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे अपन आगे बढ़ते हैं, ग्राफ एनालिसिस पे आते हैं। अगर आपको पावर और टाइम का ग्राफ दे रखा है, किस किस का? पावर का और टाइम का ग्राफ। आपको पता है पावर किसके बराबर होता है? dw बाई dt के। तो dw किसके बराबर हो जाएगा? p dt के। और अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो इंटीग्रेट कर दे,
इंटीग्रेट कर दें पीडीटी को। व्हाट इज पीडीटी? एरिया अंडर द कर्व। ये जो यहां से लेके यहां तक का एरिया है, टोटल एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, वही तो इंटीग्रेशन देता है, डिफरेंशिएशन देता है स्लोप, और इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। तो पी टी कर्व का जो ये टोटल एरिया होगा, ये टोटल एरिया होगा, आपको क्या देगा? पीटी ग्राफ का टोटल एरिया वर्क डन। अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ पीटी ग्राफ, पावर टाइम ग्राफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पावर टाइम ग्राफ। ठीक है, पावर आप कहां यूज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, इसलिए वर्क अपॉन टाइम का जो रेशियो है इसको पावर कहते हैं, और पीटी ग्राफ का जो एरिया है उसे अपन क्या कहते हैं? वर्क डन। क्या कहते हैं? वर्क डन। ध्यान से सुनना, वर्क डन और टाइम के बीच में ग्राफ है। किसके बीच में ग्राफ है? वर्क डन और टाइम। और हमको पता है पी किसके बराबर होता है? dw/dt। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे पूछे भैया इस पी पॉइंट पे पावर बताएं या ए पॉइंट पे पावर बताएं, कोई भी एक पॉइंट दे दें, तो उस पे आप क्या करें? टेंजेंट बनाएं। क्या बनाएं? टेंजेंट। जो ये टेंजेंट बन रहा है, जो ये एंगल बनेगा वो स्लोप देगा। स्लोप मतलब tan थीटा। ठीक है, स्लोप मतलब tan थीटा। और P क्या होता है? स्लोप, dw/dt। P क्या है? स्लोप। और स्लोप किसके बराबर होगा? tan थीटा के। किसके बराबर होगा? tan थीटा के। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। इंस्टेंटेनियस पावर क्या देगा? स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। इस तरह से आप पीटी कर्व से तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एरिया अंडर कर्व से वर्क, और डब्ल्यूटी कर्व से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब आप ध्यान से सुने, जो ये पावर रहती है, आपको किसी भी, जैसे मोटर ले लो, अपने फैन में लगी हुई रहती है, कुएं से पानी निकालने में, या जो खेत वगैरह होते हैं वहां ट्यूबवेल होते हैं पूरा अंदर तक, वहां से मोटर निकाल के पानी निकालते हैं। ठीक है, पानी डालते हैं ऊपर खेतों वगैरह में। तो आपको कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, कुछ इनपुट देना पड़ता है। कुछ आप इनपुट देंगे तो कुछ आपको आउटपुट मिलता है। 100% इनपुट को 100% आउटपुट में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता। मैं क्या कह रहा हूं, कोई मशीन है, उस मशीन में आपने कुछ इनपुट दिया, मशीन ने उसका आउटपुट दिया, मोटर चलाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फूकी, आपने बहुत सारी डाली, उससे उसने पानी खींचा, फेंका। कूलर में देख लो, फैन ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे और मोटर ऑन करोगे, तो मोटर क्या करेगी? नीचे जितना भी पानी रखा हुआ है पाइप्स के थ्रू, जो भी साइड में ये लगा हुआ है आपके, उस पर फेंकेगा। तो जब तक मोटर को आप चलाओगे नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे नहीं, इनपुट दोगे नहीं, वो मशीन चलेगी ही नहीं, आउटपुट देगी ही नहीं। ठीक है, पर सारा का सारा इनपुट सारे के सारे आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ तो लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। सारा का सारा इनपुट सारे के सारे आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ तो 100% क्या होता है? लॉस। क्या होता है? लॉस। तो 100% इनपुट को 100% आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोशिश है कि लॉस जो रहे ना वो मिनिमम हो। कोशिश ये करते हैं हर बार कोई भी चीज बनाओ आप, तो लॉस को मिनिमाइज करने का प्रयास निरंतर जारी रहता है, और धीरे धीरे कम भी कर रहे हैं हम हर चीज में, किसी भी चीज में। तो बेसिकली जो आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो रेशियो है, इसको अपन कहते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, इन दोनों के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। ये टर्म है जो कि बताता है कोई चीज कितनी एफिशिएंट है। जितना ज्यादा इसका आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होगा, उतना ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी। पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट नीटा से शो करते हैं इस तरह से। ठीक है, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो ये बताता है कोई भी चीज कितनी एफिशिएंट है, कोई भी मशीन कितना एफिशिएंटली वर्क करती है। एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उसका वर्क उतना अच्छा होगा। तो भैया हमने समझा पावर क्या होता है। अब पावर को हमने दो तरीके से डिफाइन करा था, एक करा था एवरेज और दूसरा क्या करा था? इंस्टेंटेनियस। एक करा था एवरेज, दूसरा करा था इंस्टेंटेनियस। अब एक एक करके, और हमने एफिशिएंसी भी देख लिया, ग्राफ भी देख लिया, थ्योरी सब अपन ने देख ली। अब अपन न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं आगे, और न्यूमेरिकल पे एक एक करके अपन सॉल्व करते हैं। सिंपल से स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जो भी है सारे लेते हैं।
पहला सवाल आपके सामने ये रहा, पावर ऑफ एन इंजन इज 1000 वॉट। भैया पावर दे दी उसने, कितनी है 1000 वॉट, बहुत बढ़िया। फाइंड द टाइम टेकन, टाइम निकालना है टू लिफ्ट ए ब्लॉक ऑफ 50 किलोग्राम अप टू हाइट ऑफ 40 मीटर। टाइम निकालना है, मतलब आपको साफ वो चिल्ला के कह रहा है कि एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करो, वर्क अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम तो उसी में ही है। और टाइम निकालना है तो वर्क को किससे डिवाइड कर दो, पावर से। और आपने वर्क क्या करा, आपने वर्क करा 50 किलोग्राम को 40 मीटर तक हाइट ले जाने के लिए, उठाया आपने, तो आपका वर्क कितना हो गया, mgh, और किससे डिवाइड कर दो, पावर से। भाई आपका कार्य कितना हुआ, आपने लिफ्ट करा, क्या करा, लिफ्ट, दैट इज द वर्क डन बाय यू। बेसिकली जो भी वर्क आपने करा टाइम से डिवाइड कर दो, पावर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, पावर। और टाइम निकालना हो तो पावर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखें, पावर वर्क अपॉन टाइम, टाइम को उधर भेजें, वर्क अपॉन पावर, वर्क कितना है mgh, फिर वैल्यू पुट कर दो 50, g10 ले लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 40। ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 20। भाई 000 से 10 10 10, 3 0 कट गए, तीनों 0 कट गए, और आपका आंसर कितना आ गया, 5 4 20 सेकेंड। ठीक है, बड़ा बेसिक फंडामेंटल सवाल है। एक और देखें, अ 3 किलोवाट, नॉट ग्राम, 3 किलोवाट मोटर पंप्स आउट वाटर फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल। 20 मीटर की जो एक वेल है वहां से पंप कर रहे हैं वाटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग पंप्ड आउट पर सेकेंड। ये क्या पूछ रहा है, पावर का काम क्या है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क क्या कर रहा है, पानी को निकालने का, mgh अपॉन टाइम। सवाल में आपसे क्या पूछा है, m/t की वैल्यू, कितना मास पर सेकेंड निकाल रहा है, कितना मास पर सेकेंड निकाल रहा है, दैट विल बी इक्वल टू p/gh। पावर पता है 3000 वॉट, g की वैल्यू 10 ले ले, हाइट ले ले 20, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। m/t निकालना है, p/gh, p दे रखा है 3000, 0 0 0 0, 2 से ये जाएगा 15, तो 15 किलोग्राम पर सेकेंड। कितना किलोग्राम पर सेकेंड, 15 kg पर सेकेंड पानी आप कंटिन्यूअसली बाहर निकाले जा रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस 3 किलोग्राम मोटर पंप। ठीक है, तो बड़ा फंडामेंटल सवाल है। किसी भी सवाल में आप वर्क निकालें, टाइम से डिवाइड करें, पावर आ जाएगा। टाइम पूछे, m/t पूछे, हाइट पूछे, या वर्क कैसा भी हो, वर्क के आपने काफी सवाल कर रखे हैं, काफी न्यूमेरिकल कर रखे हैं, तो वर्क कैसा भी हो आप उसके नीचे टाइम से डिवाइड कर दें। अगर आपसे एवरेज पावर के बारे में चर्चा हो या सवाल में टाइम पे चर्चा हो, ठीक है, बढ़े आगे। भैया ये स्पाइडर है, स्पाइडर को क्या कर रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं। एन इंसेक्ट, स्पाइडर नाम अपन ने दे दिया, ऑफ मास m, इसका मास m है, मूव्स अप अलोंग हैंगिंग स्टेशनरी थ्रेड, इसके ऊपर जा रही है, मकड़ी है, चढ़ रही है ऊपर, विद एन एक्सेलरेशन a, किसी एक्सेलरेशन से चढ़ रही होगी, बहुत बढ़िया। फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी आफ्टर अ टाइम t। ठीक है ना, मतलब अ ना भी लिखे तो चलेगा, ग्रामेटिकल भी चलेगा। आफ्टर टाइम t, सिंपल, आफ्टर टाइम t, t टाइम बाद ग्रेविटी के द्वारा पावर पूछी है इसकी, t टाइम बाद पूछी है, t टाइम बाद। ठीक है, तो t टाइम बाद पूछी है, मतलब किसी मोमेंट पे पूछी है, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम 2 सेकेंड, किसी पर्टिकुलर मोमेंट में पूछी ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया। जैसे यहां पे अगर 2 लिखा हुआ था, आफ्टर टाइम 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद, मतलब दूसरे सेकेंड के जस्ट बाद पावर कितनी है वो पूछी गई है। तो जब किसी मोमेंट की बात करें, आप फॉर्मूला अप्लाई करें, फोर्स डॉट वी। मैं बोल रहा हूं किसी मोमेंट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा F डॉट वी। भैया स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है, F डॉट वी लिखे। क्या डॉट वी लिखे हैं, F डॉट वी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, mg कहां लग रहा है, नीचे, स्पीड कहां आ रही है, ऊपर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ले लें तो इसकी जो स्पीड होगी v इज इक्वल टू यू प्लस at हो जाएगी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस gt हो गई। स्पीड कहां आएगी, ऊपर, स्पीड कहां आएगी, ऊपर। ठीक है, अब gt नहीं, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है आपको ऑलरेडी, नॉट gt, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, ये कितना हो जाएगा, at। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टी। स्पीड आपको पता लग गई, t टाइम के बाद स्पीड कितनी होगी,
v इज इक्वल टू at। स्पीड पता है, चलो स्पीड पता लग गई। स्पीड की डायरेक्शन ऊपर, mg नीचे। स्पीड की डायरेक्शन ऊपर, और फोर्स किसके बराबर है? mg। mg क्यों? क्योंकि mg के कारण पूछा है। तो जो पावर इंस्टेंटेनियस लिखूंगा मैं, एक तो लिखा फोर्स की जगह mg इंटू v इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 क्यों? v ऊपर mg नीचे, v ऊपर mg नीचे, v ऊपर mg नीचे, कॉस 180 तो माइनस mg। और v की जगह आप कितना लिख सकते हैं? v की जगह लिख सकते हैं 80। v की जगह आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? 80। तो v की जगह अपन ने लिख दिया 80 माइनस mg 80। कितना लिखा? माइनस mg 80। इस तरीके से अपन ने सवाल को सॉल्व करा। ठीक है भाई। पावर डिलीवर्ड एनी टाइम t, ये फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। t टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो माइनस mg 80 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इंसेक्ट वगैरह का अपन ने सवाल करा, इंस्टेंटेनियस पावर को समझा, क्योंकि t टाइम बाद पूछा है। कितने टाइम बाद पूछा है? t टाइम बाद पूछा है, इसलिए अपन ने इस तरह के सवाल को इस फॉर्मेट में करा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। 2 किलोग्राम के ब्लॉक को, भाई एनएलएम भी तो अपन को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। 2 किलोग्राम के ब्लॉक को रस्सी से कनेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ खींच रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एक रस्सी से खींच रहे हो आप ऊपर, नीचे 2g लगेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। फाइंड आउट पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन। सवाल अब स्टार्ट होता है। इन फर्स्ट 3 सेकेंड, ये जो है ये वाला पॉइंट है, इन फर्स्ट 3 सेकेंड, पहले 3 सेकेंड में कितना टेंशन के कारण पावर डिलीवर करा। तो पहले 3 सेकेंड, पूरे 3 सेकेंड में पूछा है। पहले क्या पूछा था? इसके पिछले सवाल में ध्यान से देखना, आफ्टर टाइम t, और इसमें क्या पूछा है? इन 3 सेकेंड्स। तो आपसे पूछा है एवरेज। क्या पूछा है? एवरेज। एवरेज कितना होगा? वर्क अपॉन टाइम, और टाइम कितना दे रखा है आपको? 3 सेकेंड। ठीक है। वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन है? टेंशन, तो T डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब आपका टास्क है टेंशन निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो सिंपल इसको आप लिख सकते हो T इंटू एस। क्या लिख सकते हो? टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपली आप लिख सकते हो। टेंशन कैसे निकालेंगे? एफबीडी आपके सामने बनी हुई है। T माइनस mg इज इक्वल टू ma। यहां से टेंशन आ गई 2g प्लस है। अब s निकालना बाकी है, और s कैसे निकालेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। u कितना है? 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर। s आ गया, t आ गया, वर्क आ गया, टाइम से डिवाइड करें, एवरेज पावर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एवरेज पावर। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन देखें प्रॉपर फॉर्मेट में। सबसे पहले अपन ने एफबीडी बनाई। टी ऊपर लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू एम ए। तो टी माइनस 2g एम ए के बराबर, तो टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। जी है 10 और एक्सेलरेशन है 2, तो 10 प्लस 2 कितना? 12, 12 टू 24 न्यूटन। टेंशन आ गया। x या s एक ही बात है ना, डिस्प्लेसमेंट आप x बोलो या s x बोलो, एक ही बात है। x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 2 इंटू टी का स्क्वायर। टाइम है 3 सेकेंड। ये स्क्वायर है भाई, क्यूब नहीं है। यहां 2 आएगा। क्या आएगा? 2 8 टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन 2 है। टाइम कितना है? 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पे अपन ने 2 का स्क्वायर कर दिया। किसका स्क्वायर कर दिया? 2 का स्क्वायर। 2 से 2 गया, 3 का स्क्वायर कर दिया अपन ने, हाफ ए 3 का स्क्वायर, नॉट 2, 3 का स्क्वायर। 3 3 9। डिस्प्लेसमेंट पता लग गया। वर्क क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, भाई दोनों में एंगल कितना है? 0। तो फोर्स यहां से अपन ने लिया, पुट करा, यहां से यहां पे पुट करा, और डिस्प्लेसमेंट को यहां से यहां पे पुट करा। 24 इंटू 9 216 जूल आपका आ गया। ठीक है। इसको टाइम से डिवाइड कर दो, आपका पावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पावर। तो ये अपन ने कैलकुलेट करा एवरेज पावर। क्या निकाला? एवरेज पावर। इसी सवाल में अगर आपसे पूछता कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर बताए,
फाइंड पावर एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो आपको यूज करना पड़ता इंस्टेंटेनियस f डॉट v। क्या यूज करना पड़ता? इंस्टेंटेनियस f डॉट v, तनाव के कारण t डॉट v। t तो पता लग गया 24, v कैसे निकालेंगे? v निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 0, एक्सेलरेशन सवाल में दे रखा है 2 इंटू टाइम कितना है 3, 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 24 आ गया, 24 इंटू 6, क्योंकि टेंशन भी ऊपर स्पीड भी ऊपर। ये आपने निकाला इंस्टेंटेनियस, क्या निकाला? इंस्टेंटेनियस। यहां आपने निकाला एवरेज, क्या निकाला? एवरेज। एवरेज आ गया, इंस्टेंटेनियस आ गया, काम खत्म। एवरेज आ गया यहां पे ड्यूरेशन में, एवरेज पूछते हैं ड्यूरेशन में, और इंस्टेंटेनियस किस पे पूछते हैं? किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। ऐसा बोलते हैं आफ्टर 3 सेकेंड या एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, जो अपनी लैंग्वेज थी ना भाई। इस सवाल में तो क्या था? आफ्टर टाइम टी, और इस सवाल में क्या था? ड्यूरिंग टाइम टी इन फर्स्ट 3 सेकेंड। और इसमें क्या बोल सकता है? टी इक्वल टू 3 सेकेंड या आफ्टर टाइम टी पूछ सकता है। इस तरह से अपन ने इस सवाल को करा, और इसमें मैंने आपको दोनों बताया कि कब आपसे एवरेज पूछेगा और कब आपसे क्या पूछेगा? इंस्टेंटेनियस। ठीक है भाई।